हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है डीएमएमएस मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी में। आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कम्युनिकेबल डिजीज, और इस टॉपिक को आज मैं इंट्रोडक्शन करूँगा। आइए कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज? तो आइए देखते हैं। ऐसी डिजीज जो कि कम्युनिकेट करती है पर्सन टू पर्सन, ऐसी डिजीज जो कि कम्युनिकेट करती है पर्सन टू पर्सन। और किस प्रकार करती है, कैसे करती, कब करती है? सूटेबल एनवायरनमेंट हो, या मैं कह सकता हूँ एक होस्ट हो, या फिर एक एजेंट हो। तो किसी डिजीज के कम्युनिकेट होने के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक होस्ट होना चाहिए और एक एजेंट होना चाहिए। और ये तीनों हम पढ़ के चलते हैं आपके एपिडेमियोलॉजी में। ये तीनों हम पढ़ के चलते हैं एपिडेमियोलॉजी में। तो आइए कम्युनिकेबल डिजीज को आगे पढ़ते हैं। देखो कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी रूट से फैलने वाली, रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलने वाली डिजीज कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करें जैसे आपका स्मॉल पॉक्स, जो कि अभी तक इराडिकेटेड हो चुका है। आपका चिकन पॉक्स, आपका मीजल्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मम्स, आपका डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, एक होता है आपका सार्स, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कुछ डिजीज है जो कि फैलती है आपके रेस्पिरेटरी रूट से, तो आगे देखते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो एक क्या होना चाहिए इसमें? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो कि डिजीज को कोज करेगा। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। और जैसे मान के चलो हम बात करते हैं आपके मीजल्स का इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है आपका पैरामिक्सोवायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। ठीक है, तो किसी भी डिजीज को कोज करने के लिए उसका एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। और क्या पढ़ेंगे हम आगे? देखो एक आपका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्या होता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन? जैसे मान के चलो एक कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में आपका चिकन पॉक्स फैल रहा है। जैसे कि मैं बता के चलूँ, ये एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी के लोग हैं, आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं। और इस कम्युनिटी लोगों में एक केस आपका चिकन पॉक्स का भी बैठा हुआ, ये चिकन पॉक्स का केस है। ये सब हेल्थी है, जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये हेल्थी है, हेल्थी। और ये जो आपका बीच में बैठा है अपने ग्रीन कलर में, ये डिजीज पर्सन।
अगर ये डिजीज पर्सन से किसी को डिजीज होता है तो आपका ये डिजीज पर्सन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहलाएगा। जैसे चिकन पॉक्स की हम बात करें, चिकन पॉक्स के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपका एक केस होता है, चिकन पॉक्स का केस होता है। तो ये आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज में पढ़ेंगे आगे। आइए आगे देखते। इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आपने पॉजिटिव एजेंट के बारे में सुना होगा। पॉजिटिव एजेंट, अगर आपने पॉजिटिव एजेंट के बारे में सुन रखा है तो पॉजिटिव एजेंट की एंट्री से लेके पॉजिटिव एजेंट की एंट्री से लेकर साइन एंड सिम्टम आने तक का समय, पॉजिटिव एजेंट की एंट्री से लेके साइन एंड सिम्टम आने तक का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ये आप कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ के चलेंगे। जैसे हम बात करें सबसे पहले आपका स्मॉल पॉक्स, सबसे पहले आपका स्मॉल पॉक्स पढ़ते हैं। स्मॉल पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 डेज होता है। अगर मैं रेंज में बोलूँ तो आपका 7 to 17 डेज। तो ऐसा आपको बता के चलना है इंक्यूबेशन पीरियड कम्युनिकेबल डिजीज में। आगे देखते हैं और क्या पढ़ेंगे। किसी डिजीज की सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट। तो ये हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ के चलेंगे कि सेकेंडरी अटैक रेट क्या है। आइए देखते हैं। जैसे मान के चलो ये एक पर्सन है जो कि डिजीज है इसको, और ये एक पर्सन है जो कि हेल्थी है। डिजीज पर्सन से हेल्थी पर्सन में डिजीज फैलने की रेट, डिजीज पर्सन से हेल्थी पर्सन में डिजीज फैलने की रेट सेकेंड अटैक रेट कहलाती है। मतलब सेकेंडरी दूसरों, सेकेंडरी दूसरों दूसरों को होने की संभावना क्या कहलाती है? सेकेंड अटैक रेट कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो आपका जैसे मीजल्स, मीजल्स के लिए सेकेंड अटैक रेट होती है आपकी 80%। मीजल्स के लिए सेकेंड अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट ध्यान रखना, सेकेंडरी अटैक रेट कितनी होती है? 80%, 80%। एक शब्द होता है आपका सेकेंड अटैक रेट, सेकेंड अटैक रेट, सेकेंड अटैक रेट। सेकेंड अटैक रेट क्या होती है? जैसे मान के चलो ये एक प्रश्न है, एक व्यक्ति है जो अभी डिजीज है, 2 महीने 3 महीने बाद में ये पर्सन ठीक हो गया, ठीक है, अभी ये हेल्थी पर्सन है। क्या ये पर्सन दोबारा से डिजीज हो सकता है? इसको क्या इसको दोबारा से डिजीज हो सकता है? इसको अगर दोबारा से डिजीज हो सकता है तो ये काउंट किया जाएगा आपका सेकेंड अटैक रेट में, ये काउंट किया जाएगा आपका सेकेंड अटैक रेट में। मतलब खुद को दोबारा से डिजीज होने की क्षमता क्या कहलाती है? सेकेंड अटैक रेट। अगर मैं बात करूँ आपका चिकन पॉक्स, मैं बात करूँ आपके मीजल्स, तो इनके लिए जो सेकंड अटैक रेट होती है ये रेयर होती है, बहुत कम होती है। सेकंड अगर रेयर क्यों होती है? इसका कारण यह है क्योंकि आपकी बॉडी बॉडी प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस इम्यूनिटी, आपकी बॉडी इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है या प्रोडक्ट करती है। कब? जब फर्स्ट टाइम उसका इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ था। इस प्रकार सेकेंड अटैक रेट हुआ। अब हम आगे देखते हैं रेसेज, कि आपकी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उनमें कौन कौन से रेसेज होते हैं, उनकी कौन कौन सी स्टेज होती है। सबसे पहले हम बात करें जैसे आपका मैकुला, मैकुला ये एक स्टेज होती है रेसेज की, और ये स्टेज क्या कहती है? स्किन आपको दिखाई दे रही है, एक आपकी स्किन है, और इस स्किन के ऊपर रेड कलर का, रेड कलर का क्या बन गया? एक रेसेज बन गया। क्या बन गया? एक रेसेज बन गया रेड कलर का।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फ्लैट होता है। फ्लैट जो मैक्यूल होते हैं, मैक्यूल जो स्टेज होती है रेसेज की, इसमें जो आपका रेसेज बनता है, आपकी स्किन पर आप अगर इसको पाल्पेट करोगे तो आप इसको पाल्पेट नहीं कर पाओगे, मतलब नॉन पाल्पेबल। नॉन पाल्पेबल। कलर की हम बात करें तो इसका कलर होगा पिंक, वियोलेट और रेड कलर। तो ये सभी कलर आपके मैक्यूल स्टेज में देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डायमीटर होता है रेसेज का, डायमीटर ऑफ रेस कितना होता है, डायमीटर ऑफ रेस कितना होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। लेस देन 1 सेंटीमीटर आपका मैक्यूल स्टेज में डायमीटर होता है, किसका, रेसेज का। आगे देखते हैं अगली स्टेज, दूसरे नंबर की स्टेज पेपुल। पेपुल स्टेज क्या होती है आपको बता दे, ये आपकी स्किन है। अगर स्किन के ऊपर आपको एलिवेटेड दिखे, आपको एलिवेटेड दिखे, और इस एलिवेटेड का जो कारण है वो यहाँ पे कुछ टिश्यू, कुछ कोशिकाओं का इकट्ठा होना हो, तो वो आपकी पेप्यूल स्टेज कहलाती है। यहाँ पे कुछ कोशिकाएं हो सकती है, ओवरग्रोथ कोशिकाएं हो सकती है, तो ये आपकी पेप्यूल स्टेज है। कैसे दिखाई दे रही है, आपका एलिवेटेड और नॉन और पाल्पेबल, मतलब आप अपनी स्किन पे पाल्पेट करके पता लगा सकते हो कि यहाँ पे पेप्यूल स्टेज दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो डायमीटर होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। आगे देखते हैं, वेसाइकल। वेसाइकल स्टेज क्या कहती है, इस वेसाइकल स्टेज में ये आपकी स्किन है। स्किन के ऊपर जो रेसेज बना है, ये रेसेज बना हुआ है, और रेसेज बनने का कारण यह क्या है, यहाँ पे क्लियर फ्लूइड का अकुमुलेशन होना। क्लियर फ्लूइड का क्या होना, अकुमुलेशन होना, कलेक्शन होना। तो मैं कह सकता हूं एलिवेटेड, पाल्पेबल, और डायमीटर कौन सा होगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक होती है आपकी पुस्टुल। ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें नाम में ही इसका पूरा सारांश छिपा हुआ है। जैसे कि ये आपकी स्किन है और स्किन पे एक रेसेज अपीयर हो चुका है, ठीक है। इस रेसेज अपीयर होने का कारण क्या है, पस फॉर्मेशन। क्या कारण है, पस फॉर्मेशन। ठीक है, और हमें बात करूं इसके ये पाल्पेबल है, एलिवेटेड है, और आप इसका डायमीटर की बात करें तो लेस देन 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक स्टेज होती है लास्ट की आपके रेसेज की, स्कब। अगर मैं हिंदी में बोलूँ स्कब को, इसका मतलब होता है पपड़ी आना। और आप सब जानते हो पपड़ी आना, जिसको आप राजस्थानी लोग खरूट बोलते हो। तो क्या देखने को मिलता है इसमें, ये स्किन है, स्किन पे रेसेज अपीयर हुआ था, अब इस पे ब्राउन कलर का कुछ मैं कह सकता हूँ पपड़ी टाइप में आ चुकी है। तो ये कैसा हुआ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट शब्द एलिवेटेड, अगला पाल्पेबल, ठीक है। तो ये आपका स्कब हुआ। अगर मैं बात करूँ आपके चिकन पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स में जो स्कब बनता है, ये 10 to 14 डेज पे बनता है। रेसेज अपीयर होने के 10 से 14 दिन पे आपका स्कब बनता है। अगर मैं बात करूँ चिकन पॉक्स की,
चिकन पॉक्स की, तो ये बनता आपका 4 to 7 डेज, 4 से 7 दिन पर इसका बनता है। ये आपका रेसेज का हुआ। आगे देखते और क्या क्या हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज में। देखो, हम कम्युनिकेबल डिजीज में आपका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आपका इसके अंदर प्रिवेंशन कैसे करते हैं। हम इसमें आपका वैक्सीन यूज, जो कि आपका प्रिवेंशन में काम आती है, वैक्सीन की डोज क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, रूट क्या होता है, ये सब प्रिवेंशन में हम पढ़ के चलेंगे। तो ये आपका एक अपने कम्युनिकेबल डिजीज का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और इसमें हमने देखा कि आपके सेकेंड अटैक रेट क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, किसी डिजीज या किसी कम्युनिकेबल डिजीज में हम आइसोलेशन वर्ड को भी यूज करेंगे। आइसोलेशन, तो इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। देखो, अगर मैं आइसोलेशन की बात करूं तो जैसे मान के चलो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, और इस ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट जब भी हॉस्पिटल में आता है और डायग्नोस हो जाता है, उसके बाद में इसको आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट करने का कारण क्या है? आइसोलेट इसलिए किया जाता है कि ताकि डिजीज आगे स्प्रेड ना हो। आइसोलेट कब किया जाता है? सबसे पहले आफ्टर डायग्नोसिस। कब किया जाता है? आफ्टर डायग्नोसिस। और आफ्टर डायग्नोसिस आपका आइसोलेशन किया जाता है, पेशेंट को आइसोलेट कर दिया, अलग से वार्ड में उसको भर्ती करा दिया। कब किया जाता है? डिजीज होने के बाद किया जाता है। इसका मतलब आइसोलेशन क्या है आपका? सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। और क्या इंपॉर्टेंट है आपके आइसोलेशन के लिए? कब तक किया जाता है सर? टिल रिकवरी। जब तक कि आपका पेशेंट रिकवर ना हो जाए तब तक पेशेंट को क्या किया जाता है? आइसोलेट किया जाता है। एक छोटा सा शब्द और जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है, क्वारंटाइन। इंपॉर्टेंट बात, अभी आप कोरोना में इस शब्द को बहुत सुन रहे हो, तो मुझे एक चीज बताओ, कोरोना काल में कोरोना कोई केस है और उसके संपर्क में कोई पेशेंट आता है या कोई हेल्थी पर्सन आता है, तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है। और कब तक किया जाता है? उसके इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त होने तक। मतलब जैसे कि ये एक पेशेंट है और इस पेशेंट के आसपास कोई पब्लिक थी, ये लो पब्लिक भी इसके आसपास है, ये एक्सपोज हुआ, संपर्क में आया, तो इस पेशेंट को अब क्वारंटाइन किया जाएगा। याद रखना, अभी इसको डिजीज नहीं हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डिजीज नहीं हुआ इसको, केवल ये इसके संपर्क में आया है। हो सकता है एजेंट इसकी बॉडी में गया हो सकता नहीं भी गया हो। तो मैं कह सकता हूं कि डिजीज होने से पहले किया जाता है आपका क्वारंटाइन। तो ये कौन से प्रिवेंशन में आएगा? कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कब तक किया जाएगा? जब तक आपका इंक्यूबेशन पीरियड समाप्त ना हो जाए। डिप्थीरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिप्थीरिया एक अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर कोई पूछे डिप्थीरिया किस प्रकार की डिजीज है, अक्यूट डिजीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। इसके कॉजेटिव एजेंट की हम बात करें तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई।
कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ठीक है, और ये कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। सबसे पहले किसके द्वारा आपका डिप्थीरिया फैलता है? सर, कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा फैलता है। किस प्रकार का बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव है और नॉन मोटाइल है। इंक्यूबेशन पीरियड को देखें हम इंक्यूबेशन पीरियड को देखें, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 6 डे, 2 to 6 डे, 2 से लेके 6 दिन तक। यह आपका एक डिप्थीरिया का केस है। कई लोग जो कि डिप्थीरिया के बारे में नहीं सुना होगा, वो डिप्थीरिया को डायरिया समझते हैं या डायरिया से लिंक कर देते हैं। तो डिप्थीरिया आपका डायरिया से लिंक नहीं है, यह आपका थ्रोट फेरिंग्स से रिलेटेड डिजीज है। क्या देखने को मिलता है? हम वापस ही डायग्राम पर आएंगे। आइए, जो डिप्थीरिया होता है, सबसे पहले ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, और अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज है, कॉमनली इन्फेक्ट करती है आपके टॉन्सिल्स को और फेरिंग्स को। जो ह्यूमन बॉडी में टॉन्सिल्स होते हैं, जो कि लिम्फोइड ऑर्गन है, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को माइक्रोब से, वहाँ पर फैलते, उनको इन्फेक्ट करते। और फेरिंग्स पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, तो ये उस वाले पार्ट को क्या करते? अफेक्ट करते। क्या देखने को मिलता है सर? यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। सर, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, और इस मेम्ब्रेन का कलर कैसा होता है? ग्रेइश या येलो कलर होता है। इस मेम्ब्रेन का कलर कैसा होता है? ग्रेइश या येलो कलर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो एक स्यूडो मेम्ब्रेन है। स्यूडो मेम्ब्रेन है, मैं कह सकता हूँ फॉल्स मेम्ब्रेन है। स्यूडो मेम्ब्रेन है, फॉल्स मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन का कलर दिखाई कैसा देता है? जैसे ग्रेइश येलो कलर का दिखाई देता है, ग्रेइश येलो कलर का दिखाई देता है। और आगे, इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रीथिंग एंड डेथ। मैं बताता हूँ आपको, डायग्राम देखें आप, ये आपके सामने केस है, जो कि डिप्थीरिया का केस है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, जो कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके टॉन्सिल्स पे और फेरिंग्स पे, ठीक है, थ्रोट पे। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और ये मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन होती है आपको बताना? सर, सूडो मेम्ब्रेन होती है। सूडो मेम्ब्रेन होती है, फाल्स होती है, झूठी होती है। सर, कैसे पता? क्योंकि जब भी आप इस मेम्ब्रेन को हटाओगे यहाँ से, तो यहाँ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक मेम्ब्रेन नहीं होकर एक झूठी मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के कारण क्या देखने को मिलेगा मुझे बताओ? जैसे मान के चलो, एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपके सामने, देखो, ये एक डायग्राम है, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, ऐसे आप बोल के चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। टॉन्सिलर एरिया पे, फेरिंग्स वाले एरिया पे, ठीक है, और यहाँ पे जो लेटरल साइड की दीवारें रहती है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि क्या इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है। तो क्या हो सकता है? एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। अगर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो पेशेंट की बॉडी में क्या होगा? O2 की कमी देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, मैं कह सकता हूँ कि लेट स्टेज में डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार आपका
ये डिप्थीरिया इन्फेक्शन डिजीज होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है एक मेम्ब्रेन का जो कि सूडो मेम्ब्रेन है, जिसका कलर ग्रेइश येलो कलर होता है। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ब्रीथिंग का, और डेथ भी अकर हो सकती है। आगे देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या क्या क्लिनिकल फीचर है। क्लिनिकल फीचर क्या क्या है, सबसे पहले इसमें मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। मेम्ब्रेन का कलर ग्रेइश येलो कलर का होता है। कॉमनली कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, आपके टॉन्सिल्स पे पाई जाती है, फेरिंग्स पे पाई जाती है और लेरिंग्स पे पाई जाती है। लेरिंग्स पे पाई जाती है, फेरिंग्स पे पाई जाती है और टॉन्सिल्स पे पाई जाती है। टॉन्सिल्स आपका लिम्फोइड ऑर्गन है। फेरिंग्स आपका जो आपके ओरल कैविटी नेजो कैविटी है वहाँ पर पाई जाती है। और लेरिंग आप जिससे बात करते हो वोकल बॉक्स, उसको लेरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेनली पाई जाती है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को अगर आप हटाओगे तो ब्लीडिंग होएगी। इसका मतलब आप इस मेम्ब्रेन को रिमूव नहीं कर सकते, नहीं हटा सकते, वाइप नहीं कर सकते। और जो रीजनल लिम्फ नोड होते हैं, रीजनल लिम्फ नोड होते हैं, उनका क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। जैसे आपके पोस्ट ऑरिकुलर, पोस्टीरियर, सर्वाइकल लिम्फ नोड, इनका क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और बुल नेक देखने को मिलेगा, बुल के समान नेक देखने को मिलेंगे। कैसे, आप डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक पेशेंट है आपके सामने, एक पेशेंट है, ये पेशेंट और इसकी जो गर्दन है, एक गर्दन ऐसा लग रहा है कि एक बुल के समान हो, बुल के समान इसकी नेक हो। तो डिप्थीरिया में आपको क्या देखने को मिला, बुल के समान नेक, बुल नेक। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। डोंट रिमूव मेम्ब्रेन बिकॉज द चांस ऑफ ब्लीडिंग। अगर आप उस मेम्ब्रेन को या सूडो मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे तो ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए जो डिप्थीरिया में आपके टॉन्सिल्स, फेरिंग्स और लेरिंग्स पे जो मेम्ब्रेन बनती है, जो सूडो मेम्ब्रेन बनती है जिसका कलर ग्रेइश येलो कलर का होता है, आप उसको रिमूव नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहां पर ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं। बुल नेक देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है। सबसे पहले सोर्स ऑफ इन्फेक्शन देख के एक केस हो सकता है, मतलब है कि एक ऐसा पेशेंट जिसको डिप्थीरिया का इन्फेक्शन हुआ है या कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ है और साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है। एक पेशेंट जिसमें कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट है लेकिन वो साइन सिम्टम शो नहीं कर रहा है, डिजीज शो नहीं कर रहा है, कैरियर होगा। तो केस भी आप बोल के चल सकते हो और कैरियर भी आप बोल के चल सकते हो, जो कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। सबसे पहले कैरियर देखते हैं। केस तो सीधा सीधा में दिखाई देगा, जो केस होता है वो तो सीधा सीधा दिखाई देगा डिप्थीरिया का। उसमें क्या देखने को मिलेगा, सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, थ्रोट हुआ उसका, उसका लैरिंग्स हुआ, फेरिंग्स हुआ, यहाँ पर एक सूडो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। हो सकता है उसका ब्रीथिंग पैटर्न अबनॉर्मल हो, सांस लेने में उसको दिक्कत आ रही हो सकता है उसकी बॉडी में साइनोसिस हो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी। आइए कैरियर की बात करते हैं। कॉमन सोर्स आपका होगा कैरियर। अगर कोई पूछे केस और आपका कैरियर में से कॉमन सोर्स कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर, कैरियर स्टेज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिप्थीरिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिप्थीरिया। कैरियर टेम्परेरी भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। आपका जो कैरियर है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और क्रोनिक स्टेज में भी हो सकता है। जो नेजल और थ्रोट दो प्रकार के कैरियर होते हैं। आइए मैं आपको फिर से एक डायग्राम बताता हूँ। वही पेशेंट अपने सामने, ठीक है, ये उसकी नेजल कैविटी थी, ठीक है। और यहाँ आप डायग्राम समझ गए होंगे, ठीक है। और ये डायग्राम हुआ, जो भी है डायग्राम ये हुआ। अच्छा पूरा आगे चलते हैं। आपको पता है, एक तो होता नेजल, एक होता थ्रोट कैरियर। मतलब जो बैक्टीरिया है या तो नेजल कैविटी में यहाँ पे प्रेजेंट होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ जो बैक्टीरिया है उसके कहाँ पे प्रेजेंट होगा, आप बोल सकते हो कि सर थ्रोट में प्रेजेंट होगा, गले में प्रेजेंट होगा, मतलब थ्रोट वाला एरिया यहाँ पर आ गया पूरा।
तो दो प्रकार के कैरियर हो गए, एक तो नेजल कैरियर, और एक आपका थ्रोट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही पेशेंट कफ करता है, स्नीजिंग करता है, तो सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकलेंगे? सर, जो सबसे पास में, मतलब नोज के सबसे पास में। तो ये नेजल कैरियर है, ये सबसे क्या होता है, जो नेजल कैरियर होता है वो सबसे डेंजरस होता है, मोर डेंजरस होता है। किसके रिगार्डिंग? थ्रोट के रिगार्डिंग। थ्रोट के रिगार्डिंग आपका नेजल कैरियर सबसे डेंजरस होता है। इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रिवेंट कैरियर स्टेज। जो इम्यूनाइजेशन होता है वो कैरियर स्टेज को प्रिवेंट नहीं करता है, क्योंकि आप सबको पता है, अगर पेशेंट है, आपने क्या क्या इम्यूनाइज किया? पेशेंट को आपने क्या क्या इम्यूनाइजेशन किया? पेशेंट की बॉडी में क्या हुआ? आपने एंटीजन को क्या क्या एंटर करवाया, और उसके अगेंस्ट क्या बना? एंटीबॉडी बनी। तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बन चुकी है, एंटीजन आपने एंटर करवा दिया है और इम्यूनाइजेशन करवा दिया है। मुझे एक बात बताओ, डिप्थीरिया का इन्फेक्शन तो हुआ था उसको भी, गले में, मैं कह सकता हूँ थ्रोट में, और नेजल कैविटी में कोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रेजेंट है। मतलब एजेंट तो पहले से उसके पास है, तो उसकी बॉडी भी तो एंटीबॉडी बना लेती। और आप क्या कर रहे हो? इम्यूनाइजेशन कर रहे हो, आप भी तो एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर कर रहे हो, है? तो ऐसा ऐसा कुछ करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। मतलब कैरियर जो स्टेज होती है उसमें इम्यूनाइजेशन कोई भी फायदा नहीं करता है। इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रिवेंट कैरियर स्टेज। आगे देखते हैं, इन्फेक्टिव मेटेरियल क्या क्या हो सकता है? सबको पता है, नेजल सिक्रेशन, जो नेजोफेरिंजियल सिक्रेशन होते हैं वो आपका इन्फेक्टिव मेटेरियल के रूप में काम कर सकते हैं। आपकी डिस्चार्ज फ्रॉम स्किन लीजन, ये इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट था, और ये घूम रहा था, जो भी है, तो इसके हाथ पर एक लीजन्स बना हुआ था। मैं कह सकता हूँ कि एक घाव बना हुआ था, वुंड बना हुआ था, या किसी प्रकार का चीरा लगा हुआ था। और ये पेशेंट जो था वो डिप्थीरिया का था। ये पेशेंट काय का था? डिप्थीरिया का था। इसके हाथ पर लीजन्स बना हुआ था, कुछ वुंड बना हुआ था, या मैं कह सकता हूँ कि घाव बना हुआ था। डिप्थीरिया का पेशेंट था, इस घाव से डिस्चार्ज हो रहा था किसका? सिक्रेशन का। ये लो, और एक पेशेंट या इस पेशेंट के कांटेक्ट में एक हेल्थी पर्सन आ गया, ये डिस्चार्ज उस पेशेंट या उस हेल्थी पर्सन के कांटेक्ट में आया और उसको डिप्थीरिया कोज कर दिया। तो कह सकता हूँ जो डिस्चार्ज होता है स्किन लीजन से, वो भी क्या कर सकता है? कोज कर सकता है डिप्थीरिया। कंटामिनेटेड फॉमिट से भी हो सकता है आपका डिप्थीरिया। आइए आगे चलते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, सबसे पहले 14 टू 28 डेज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ डिजीज होने के 14 से लेके 28 दिन तक क्या हो सकता है? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी हो सकता है। लॉन्गर फॉर कैरियर स्टेज, लेकिन कैरियर स्टेज के लिए क्या हो सकता है? लॉन्गर हो सकता है, क्योंकि आप सबको पता होगा, पीछे में बता के आया था, जो कैरियर स्टेज होती है वो एक तो टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है, और एक क्रोनिक होती है। अगर आपको याद हो, पीछे चले हम एक बार, तो जो कैरियर स्टेज होती है टेम्परेरी होती है और क्रोनिक होती है। तो अगर ये टेम्परेरी है और क्रोनिक स्टेज है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या कर सकती है? लंबे समय तक डिजीज को कोज कर सकती है। इसका इन्फेक्टिविटी जो टाइम होता है, पीरियड होता है, वो लॉन्ग हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। होस्ट फैक्टर क्या क्या होगा? जो चिल्ड्रन 1 साल से 5 साल तक का होगा वो मेनली इसका होस्ट फैक्टर होगा, या मैं कह सकता हूँ उसको डिप्थीरिया होने की संभावना ज़्यादा है। मैटरनल इम्यूनिटी कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक ही काम आती है।
जैसे कि मैं बता दूं 2-3 वीक से लेकर के ये काम आती है 4 मंथ तक, मैक्सिमम 4 मंथ, 4-6 आप 4-6 मंथ ही बोल सकते हो, क्योंकि जो बच्चा मेनली दूध पीता है, अगर आप 6 मंथ भी मानो तो आप बोल सकते हो 4 to 6 मंथ जो मैटरनल इम्यूनिटी आती है किसमें, डिप्थीरिया को बचाने के लिए। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सबसे मोस्ट कॉमन होगा वो आपको बताना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू ससेप्टिबल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लीजन। जैसे कोई एक पेशेंट था, उसके हाथ पे किसी प्रकार का लीजन हुआ करता था या स्किन पे किसी प्रकार का घाव था, घाव के सिक्रेशन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद उस दूसरे पेशेंट को भी लीजन्स थे, वुंड थे, और क्या हुआ, ससेप्टिबल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लीजन। जैसे कि ये एक व्यक्ति है जो कि डिप्थीरिया इसको हो रखा है, और ये एक व्यक्ति है जो कि क्या है, हेल्थी है, ये लो आपका हेल्थी है। इसके वुंड से हाथ पर कोई लीजन होगा, घाव होगा, वहां से अगर इसके वुंड पे चला जाए, वहां से अगर इसके वुंड पे चला जाए जो भी है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू ससेप्टिबल पर्सन फ्रॉम इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लीजन। तो ये भी क्या हुआ, इन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद में होगा, हो सकता है ये दोनों गले मिले हो सकता है ये पार्क में साथ बैठे हो, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, कप्स के, थर्मोमीटर के, कुछ खिलौने हो सकते हैं, टॉयज और पेंसिल्स के। इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा डिप्थीरिया का, अगर उसने कप्स को टच किया है और कोई हेल्थी पर्सन भी उसको टच करता है तो उसको हो सकता है डिप्थीरिया। थर्मामीटर बोल सकते हो, टॉयज बोल सकते हो, पेंसिल बोल सकते हो। पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करें, मोस्ट कॉमन आपका होगा कौन सा, रेस्पिरेटरी रूट। मोस्ट कॉमन आपका कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी रूट। लेकिन अगर मैं नॉन रेस्पिरेटरी बात करूँ तो जो स्किन है उसमें कुछ लीजन्स हो सकते हैं, कुछ घाव हो सकते हैं, वुंड हो सकते हैं, तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। वुंड्स हो गए, अल्सर हो गए, तो वहाँ से भी डिप्थीरिया फैल सकता है। कैरियर कैन बी डिटेक्ट ओनली बाय कल्चर मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, केस। अगर कोई केस होगा तो केस को तो आप डायरेक्ट देख भी सकते हो, साइन एंड सिम्टम उसके देख सकते हो। आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। लैरिंग्स हुआ, फेरिंग्स हुआ, थ्रोट हुआ, यहाँ पे आपको शूडो मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है, ग्रेस येलो कलर की मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है। उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, हो सकता है ब्रीथिंग बहुत कम हो रहा हो, तो साइनोसिस की कंडीशन हो सकती है। तो ये सब सिम्टम आपको केस वाले में देखने को मिलेगा। कैरियर स्टेज में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। फिर कैसे आप कैरियर को आइडेंटिफाई करोगे, तो कैरियर को आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है कि आप कल्चर मेथड अपनाओ। आप एक स्वाब लो, उसके नेजल कैविटी से और थ्रोट से स्वाब को लेकर आप कल्चर मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन ही बैक्टीरियम डिप्थीरिया को। स्वाब शुड बी टेकन फ्रॉम बोथ नोज से लेना होता है और थ्रोट से लेना होता है एंड एग्जामिन बाय कल्चर मेथड। और कल्चर मेथड के थ्रू उसको क्या किया जाता है, एग्जाम किया जाता है, रखा जाता है, टेस्ट किया जाता है। आइसोलेशन कितने समय के लिए किया जाता है, अगर मैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के इन्फेक्शन की बात करूं तो लगभग 14 दिन तक आइसोलेट किया जाता है पेशेंट को। 14 दिन तक आइसोलेट किया जाता है, और कब तक किया जाता है, जब तक कि आपका पेशेंट क्या हो जाए, रिकवर ना हो जाए। एट टर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज, कब आप पेशेंट को टर्मिनेट करोगे, डिस्चार्ज करोगे, तो इसकी कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, टेक 2 consecutive नोज और थ्रोट स्वाब। 2 consecutive, 2 एक के बाद एक आपको नोज और थ्रोट के स्वाब लेने पड़ेंगे, या मैं कह सकता हूँ सैंपल लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जैसे मैं बोलूँ कि आपको पेशेंट है, ये है, आपको नोज से लेना पड़ेगा एक स्वाब, ठीक है, एक आपको उसके थ्रोट से लेना पड़ेगा स्वाब, और ये लेने के बाद में आपको उसको टेस्ट करना होगा। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जब ये टेस्ट नेगेटिव आएगा, पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो आपको 24 घंटे बाद में फिर से इसी
इसी मेथड को अपनाना है। और फिर से आपको नेजल और थ्रोट का सैंपल लेना है। और अगर फिर से दूसरी बार सेकंड टाइम आपने जैसे ही क्या किया, टेस्ट किया और नेगेटिव आ रहा है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि 2 सैंपल नेगेटिव आ चुके हैं 24 घंटे के अंतराल के बाद में, इसका मतलब अच्छी बात है। तो आप उस पेशेंट को क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। जो सैंपल लेना कब है, टेकन 24 आवर अपार्ट, 24 घंटे के बाद में, मतलब एक 24 घंटे से पहले ले लिया, एक 24 घंटे के बाद में ले लिया। सैंपल शुड बी नेगेटिव, सैंपल शुड बी नेगेटिव, दोनों सैंपल नेगेटिव होने चाहिए। पहला जो आपने लिया नेजल का और थ्रोट का, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। और 24 घंटे बाद में जैसे आपने दोबारा से सैंपल लिया, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद ही आप पेशेंट को टर्मिनेट करोगे या डिस्चार्ज करोगे। आइए आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले अगर कोई केस आपके सामने हो जिसको डिप्थीरिया का केस है, तो आप किस प्रकार उसका ट्रीटमेंट करोगे, आइए देखते हैं। जैसे ही पेशेंट को ससेप्टिबल हुआ कि हाँ इसको डिप्थीरिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरियाई एंटीटॉक्सिन देंगे। और बिना किसी टाइम को कंज्यूम किए आपको डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देना होता है। रूट आपको बताना सर IM एंड IV रूट दे सकते हो, दोनों में से कोई सा भी आप रूट बोल के चल सकते हो। सर इसका अमाउंट कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो आपको अमाउंट बताना है, जैसे मान के चलो 3 स्टेज होगी। सबसे पहले एक तो मिल्ड स्टेज होती है, एक होती है मॉडरेट, और एक आपको बतानी होती है सीवियर। ये तीनों स्टेज होगी जो कि आपके सामने होगी, कौन से पेशेंट की, डिप्थीरिया पेशेंट की। तो आप उस समय किस प्रकार डोज दोगे, इसको दोगे आप 20,000 से 40,000 यूनिट, इसको दोगे आप 40,000 से 60,000 यूनिट, इसको दोगे आप 40,000 से 60,000 यूनिट, और इसको दोगे आप लगभग 80,000 से 1 लाख, 1 लाख यूनिट। तो ये आपका डोज का अमाउंट हुआ जो कि आपको पेशेंट है डिप्थीरिया का उसको देना होता है। तो आइए देखते हैं, डोज का जो अमाउंट होगा वह 20,000 यूनिट से लेकर 1 लाख यूनिट के बीच का हो सकता है। और अगर ज़्यादा ही सीवियर है तो आप डोज का अमाउंट और भी बढ़ा के चल सकते हो, ठीक है। बट AST टेस्ट शुड बी डन, जिस प्रकार अगर आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर चुके हो तो आपने सेफ्ट्रियाजोन दिया होगा। सेफ्ट्रियाजोन करने से पहले AST टेस्ट, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है। इस डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन में भी यही करना पड़ेगा। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देने से पहले भी आपको AST टेस्ट करना होगा। और इस AST टेस्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, 0.2 ml सबक्यूटेनियस देना होता है। क्या, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन आपको सबक्यूटेनियस देना होता है। और इसका अमाउंट कितना होगा, 0.2 ml। कई बोलते हैं कि इसका 0.1 ml होगा, यह आपका इंट्राडर्मल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस आपको देना 0.2 ml, ठीक है। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबल डाटा है। क्या देते हैं सर, एंटीटॉक्सिन देते हैं या डिप्थीरियाई एंटीटॉक्सिन देते हैं, कौन से टेस्ट में, AST टेस्ट में। क्या देने से पहले, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देने से पहले, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और साथ में क्या क्या दे सकते हैं, अगर केस है मतलब बीमार है तो आप उसको पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन भी देंगे साथ में। एंटीटॉक्सिन के साथ साथ आप उसको पेनिसिलिन और इरिथ्रोमाइसिन भी दे के चलेंगे। आगे चलते हैं। अब हम कैरियर की बात करते हैं। कैरियर जो कि एक तो नेजल कैरियर या नोज कैरियर, एक थ्रोट कैरियर आपको मैं पीछे बता के आया। तो उस पेशेंट के इलाज के लिए आपको लगभग कंटिन्यू 10 दिन तक इरिथ्रोमाइसिन देनी होती है। 10 दिन तक इरिथ्रोमाइसिन देनी होती है। कौन से पेशेंट को या किस केस के अंदर, जो कि कैरियर स्टेज है, अभी पेशेंट बीमार नहीं है, केवल उसके अंदर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, नोज में प्रेजेंट है या थ्रोट में, आप बोल के चल सकते हो। और उसका इलाज क्या होगा, उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे,
तो आप बता के चलो कि सर इरिथ्रोमाइसिन हम देंगे और लगभग 10 दिन या 10 दिन कंटिन्यू देंगे। आगे देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन की बात कर ले, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस की बात कर ले। ये आपका डीपीटी वैक्सीनेशन होता है प्रिवेंशन के अंदर। और स्टोरेज कब कहाँ कहाँ करते हैं इसको? स्टोरेज की बात करें तो लगभग 2 से लेकर 8 डिग्री पे आप इसको स्टोरेज करते हैं। और आप इसको फ्रिज नहीं करते, आप इसको फ्रिज नहीं करते, मतलब मैं कह सकता हूँ शुड नॉट फ्रिज, शुड नॉट फ्रिज, आप इसको फ्रिज नहीं करते। अगर आप ऐसा करेंगे तो अपना जो वैक्सीन है वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। और आप इसको स्टोर करते 2 से लेकर 8 डिग्री पे। स्टार्ट करते हैं अर्ली 6 वीक आफ्टर बर्थ, बर्थ के 6 वीक पर आप इसको क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। डोज का अमाउंट कितना होता है? 0.5 ml होता है। रूट क्या होता है आपका? इंट्रामस्कुलर होता है। और साइड क्या होती है आपकी? एंटेरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, एंटेरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी पेशेंट को डीपीटी दे रहे हो तो आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा 6 वीक पे देते, 10 वीक पे देते, 14 वीक पे देते हैं, एक देते हैं आपके 16 टू 24 मंथ पे बूस्टर डोज, एक देते हैं आपके 5 टू 6 ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट और क्या है, देखो यहाँ पर जो डोज का अमाउंट होता है 0.5 ml, 0.5 ml, सब में 0.5 ml करना होता है आपको। और आपको बताना है 6 वीक से 10 वीक, 14 वीक और 16 से 24 मंथ पर जो डोज दी जाती है, जो डोज दी जाती है उसकी साइट आपको मैं पीछे बता के आया था। एंटेरो एंटेरो लेटरल एंटेरो लेटरल साइड, एंटेरो लेटरल साइड, साइट ऑफ मिड थाई। और कौन सी वाली? लेफ्ट वाली। और कौन सी? लेफ्ट वाली। लेकिन यहां पर आपकी जो साइट है वो बदल जाती है। यहां पर आपको बताना है लेफ्ट लेफ्ट अपर अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म आपको आईए में देना होता है, सब में इंट्रामस्कुलर ही देना होता है, इंट्रामस्कुलर ही देना होता है जो रूट होगा। लेकिन साइट की बात करें तो आपका 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे जो डोज दी जाती है, और 16 से 24 मंथ पे जो बूस्टर फर्स्ट और ये बूस्टर सेकेंड। तो बूस्टर फर्स्ट तक जो दी जाती है वहां पर आपको साइट चेंज नहीं करनी है, एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई आपको बताना है। लेकिन जब आप बूस्टर 2 देते हो, बूस्टर सेकंड देते हो, तो आपको लेफ्ट अपर आर्म साइड बतानी है। एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच ऑफ विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट यूज फॉर डीपीटी बूस्टर सेकंड। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी साइट यूज की जाती है डीपीटी बूस्टर सेकंड के लिए? पहला ऑप्शन दे दिया आपको, राइट एंटेरो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई। दूसरा ऑप्शन आपको बता दिया लेफ्ट एंटेरो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई।
तीसरा ऑप्शन आपको बता दिया राइट अपर आर्म, और चौथा ऑप्शन आपको बता दिया लेफ्ट अपर आर्म। अब आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए ये वाला लेफ्ट एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, क्योंकि आपने तो यही पढ़ा था डिप्थीरिया के लिए, आपने तो यही पढ़ा था। लेकिन अगर मैं बूस्टर डीपीटी के बूस्टर सेकंड की बात करूं तो आपका आंसर जाएगा फोर्थ लेफ्ट अपर आर्म। तो आप इस पॉइंट को नोट आउट करें, याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है और ये फ्यूचर में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको स्टार मार्क कर लें। आगे चलते हैं। डीपीटी बूस्टर फर्स्ट आपका 16 से 24 मंथ पे दिया जाता है, डीपीटी बूस्टर सेकंड आपका 5 से 6 साल तक दिया जाता है। इसका जो साइट होता है आपको बताया मैंने, एंटेरो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई, और यहाँ पे आपको बताना लेफ्ट, और कौन सी वाली लेफ्ट, और यहाँ पे आपको लेफ्ट अपर आर्म। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमेशा लेफ्ट साइड में देना है, चाहे से थाई पे दो चाहे से आप हाथ पे दो। लेकिन अगर बूस्टर सेकंड की बात करूँ तो लेफ्ट अपर आर्म बोलना है, और आपका बूस्टर फर्स्ट 6 वीक 10 वीक 14 वीक का आपका आंसर एंटेरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई होना चाहिए। तो ये आपका डिप्थेरिया था। एक बार रिवाइज करते फास्ट कि क्या क्या होता है डिप्थेरिया में। सबसे पहले डिप्थीरिया का कैसा है, अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ग्राम पॉजिटिव है, नॉन मोटाइल है। आगे देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 6 दिन, 2 से 6 दिन तक आपका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। या आपका इसमें मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, सूडो मेम्ब्रेन आपको इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, कहाँ पर ही मेनली हो सकती है, आपका टॉन्सिल्स वाले एरिया पे हो सकती है, फेरिंग्स वाले पे हो सकती है, और थ्रोट वाले हिस्से पे हो सकती है। मैं कह सकता हूँ कि लेरिंग्स में भी हो सकती है, जो कि सूडो मेम्ब्रेन है। अगर आप इसको हटाओगे तो ब्लीडिंग के चांस होंगे। डिप्थीरिया इन्फेक्शियस डिजीज है, कम कॉमनली इन्फेक्ट टॉन्सिल्स एंड फेरिंग्स में। कोई पूछे कॉमनली कहाँ पे इन्फेक्ट होती है, टॉन्सिल्स पे होती है, लिम्फोइड ऑर्गन फेरिंग्स पे होती है। फॉर्मिंग होता है इसमें मेम्ब्रेन का, और सूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। इसका कलर होता है ग्रेइश येलो, इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो इस पे, कि जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, जो सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है, उसका कलर कैसा होता है, तो आप बता के चलोगे ग्रेइश येलो कलर का होता है, ठीक है। इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग एंड डेथ। ये जो मेम्ब्रेन है या ये इन्फेक्शन है डिप्थीरिया का, ये ब्रीथिंग को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, रोक सकता है, बंद कर सकता है, और जो कि कोज कर सकता है आगे डेथ को। फॉर्मेशन मेम्ब्रेन का हो रहा है, कलर में बता चुका हूँ, कहाँ पे टॉन्सिल्स फेरिंग्स और लेरिस पे मोस्ट कॉमन होता है। मेम्ब्रेन कैन नॉट बी वाइप्ड, मेम्ब्रेन को आप वाइप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ब्लीडिंग होगा। रीजनल लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियर सर्वाइकल नोड्स हो गए आपके, पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स हो गए, तो ये पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हो गए, तो ये क्या करते हैं आपके एनलार्ज देखने को मिलेंगे, साइज में बड़े हो जाएंगे। बुल नेक, बुल के समान नेक देखने को मिलेगा, डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है बुल के समान नेक। आप इसको रिमूव नहीं करेंगे, ब्लीडिंग होगा, बुल नेक देखने को मिलेगा। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका एक कोज हो सकता है, इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है केस, दूसरा बोल के चलोगे कैरियर। केस की बात करूँ अपने को सीधा सीधा दिखाई देगा, लेकिन कैरियर जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्या होता है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। कैरियर मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, और टेम्परेरी होता है आपका कैरियर, या क्रोनिक स्टेज में हो सकता है। इसका मतलब अगर ये टेम्परेरी है या क्रोनिक है, ठीक है, तो ये कोज करेगा क्या, आपका डिप्थीरिया। नेजल एंड थ्रोट कैरियर आपको बोल के चल सकते हो, एक तो बैक्टीरिया नेजल कैविटी में बैठा हुआ है, एक आपके थ्रोट पे बैठा हुआ है, तो दो प्रकार के कैरियर्स हो गए, एक नेजल कैरियर्स एक थ्रोट कैरियर्स। आगे देखते, नेजल कैरियर सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है थ्रोट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये स्नीजिंग हुआ, कफिंग हुआ, इसके थ्रू बहुत जल्दी बाहर आता है, या आपके दूसरे पर्सन को फैलता है। इम्यूनाइजेशन डज नॉट प्रिवेंट कैरियर स्टेज, इम्यूनाइजेशन में आपने एंटीजन दिया था और पहले से बॉडी में एंटीजन है, तो आपका इम्यूनाइजेशन कैरियर स्टेज को प्रिवेंट नहीं करता है।
इन्फेक्टिव मेटेरियल क्या क्या हो सकता है? आपके नेजल सिक्रेशन हो सकते हैं, स्किन के डिस्चार्ज हो सकते हैं, कंटामिनेटेड फॉमिट्स हो सकते हैं। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी की बात करें या पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो 14 से 28 दिन तक आप बोल के चल सकते हो, ठीक है। और डिजीज, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके कैरियर स्टेज के लिए तो कैरियर स्टेज के लिए लॉन्ग होता है, क्योंकि कैरियर स्टेज टेम्परेरी भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है। तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी लॉन्गर हो सकता है किसके लिए? कैरियर के लिए। होस्ट फैक्टर कौन कौन सा होता है? 1 साल से 5 साल तक के बच्चे होस्ट फैक्टर होते हैं। कुछ वीक, 2 से 3 वीक तक लेकर जब लगभग 4 से 6 वीक तक आपका क्या हो सकता है, जो पेशेंट होता है उसको मैटरनल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। कुछ वीक से लेके कुछ मंथ तक मैटरनल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बोलते हैं, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, दूसरा आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हो, गले मिल रहे हो, साथ में बैठे हो, साथ में खाना खा रहे हो और इसकी बॉडी के फ्लूइड्स इसकी बॉडी के कांटेक्ट में आ गए। जैसे हाथ पे कोई चोट लगी हुई थी, चोट से निकलने वाला सिक्रेशन या मैं कह सकता हूँ कि एक्सुडेट जो हुआ वो क्या करेगा, दूसरे पेशेंट के वुंड पे चला गया, दूसरे पेशेंट की स्किन पे चला हो गया जहाँ पर पहले से ही कोई वुंड था। तो ये कोज कर सकता है क्या? डिप्थीरिया। और कैसे हो सकता है? कप्स के थ्रू हो सकता है, थर्मामीटर के हो गए, टॉयस हो गए, आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप बोल के चल सकते हो, बुक्स हो गया, तो इनसे भी आपका डिप्थीरिया फैल सकता है। पोर्टल ऑफ एंट्री मोस्ट कॉमन आपको बताना रेस्पिरेटरी से, और नॉन रेस्पिरेटरी अगर कोई पूछे तो आपको बताना स्किन से फैल सकता है, वुंड से फैल सकता है, अल्सर से फैल सकता है। कैरियर कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय कल्चर मेथड। कैरियर जो होता है वो कल्चर मेथड के थ्रू ही आप पता लगा सकते हो, विदाउट साइनस सिम्टम आप उसका पता नहीं लगा सकते, ठीक है। और कल्चर मेथड के लिए आपको नोज का और थ्रोट का सिक्रेशन लेना होगा। आइसोलेशन, आपको पेशेंट को लगभग 14 दिन के लिए या रिकवरी तक आपको उसको आइसोलेट करना होगा। टर्मिनेट कब करोगे? जब आपने पेशेंट के नेजल का और थ्रोट का सैंपल लिया, आपने उसको टेस्ट किया और टेस्ट नेगेटिव आया, फिर आपने 24 घंटे बाद फिर से नेजल का और थ्रोट का सैंपल लिया और फिर से सैंपल नेगेटिव आता है, तो आप पेशेंट को क्या कर सकते हो? डिस्चार्ज कर सकते हो या आइसोलेशन को टर्मिनेट कर सकते हो, केस, केस का हम इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जैसे ही आपको केस का पता चले, आपको पता चले पेशेंट को डिप्थीरिया है, तो आप क्या करोगे? डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दोगे बिना किसी डिले किए हुए। लेकिन इस डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन को देने से पहले आपको एक एएसटी टेस्ट करना होता है। एएसटी टेस्ट में आप एक एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करते हो, 0.2 ml उसका अमाउंट होता है और जो रूट होता है वो सब क्यूटेनियस होता है। ये देने के बाद में आप एएसटी टेस्ट करोगे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो डिप्थीरिया वैक्सीन होती है वो हॉर्स के सीरम से आइसोल अलग की जाती है या वहाँ से बनाई जाती है, ठीक है। तो हॉर्स के सीरम के प्रति किसी प्रकार की सेंसिटिविटी ना हो बॉडी में, इसलिए ये आपका एएसटी टेस्ट किया जाता है डिप्थीरिया में, ठीक है। और उसके बाद में आपका डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन दिया जाता है। साथ के साथ आप पेनिसिलिन या इरिथ्रोमाइसिन भी लेके चल सकते हो। लेकिन अगर अपना कैरियर स्टेज है तो कैरियर स्टेज को किस प्रकार ट्रीटमेंट करें, तो आप लगभग 10 दिन तक आप देख के चल सकते हो। क्या? 10 दिन तक इरिथ्रोमाइसिन देख के चल सकते हो। ये आपका डोज का अमाउंट था। आगे देखते हैं डीपीटी वैक्सीन की बात करें। डीपीटी वैक्सीन को आप फ्रीज नहीं कर सकते, फ्रिज में उसको जमा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो अपनी वैक्सीन बेकार हो जाएगी। आप स्टोर करोगे उसको 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर पे। उसको स्टार्ट करना कब? पहले जन्म के सबसे पहले 6 वीक पर आप उसको स्टार्ट करेंगे। डोज का अमाउंट कितना होगा? 0.5 ml होगा। रूट होगा इंट्रामस्कुलर। और मोस्ट कॉमन साइट आपको कोई पूछे तो आपको बताना एंटेरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। लेकिन अगर यहाँ पे वो पूछता कि डोज ऑफ या रूट ऑफ बूस्टर सेकंड, तो आपको बताना इंट्रामस्कुलर। और अगर आपको साइट के बारे में पूछे तो आपको बताना लेफ्ट अपर आर्म आपको बताना। देखो यहाँ पे बूस्टर सेकंड के लिए जो साइड मैंने बताई थी लेफ्ट अपर आर्म, ये मार्क कर ले, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिखाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट यूज फॉर डीपीटी बूस्टर सेकंड, कौन सी साइट है जो डीपीटी बूस्टर सेकंड में काम आती है, तो आपका आंसर होगा सर लेफ्ट अपर आर्म। लेकिन कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर डीपीटी वैक्सीनेशन, या डीपीटी के लिए कौन सी साइट यूज की जाती है, तो फिर उस समय आपका आंसर होगा लेफ्ट एंटेरो लेटरल साइट ऑफ मिड थाई। क्वेश्चन बदला, आंसर बदला। तो अभी यहाँ पर आपका आंसर क्या है? यह भी आपका आंसर क्या है? यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पे है सर लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है।
या आपका डीपीटी का जो फर्स्ट बूस्टर है वो 16 से 24 मंथ पे दिया जाता है। डीपीटी का जो सेकंड बूस्टर है वो 5 से 6 साल पे दिया जाता है।
मम्स एक रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि कम्युनिकेट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है मम्स। सबसे पहले मम्स एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। मम्स एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, कॉजेटिव एजेंट की हम बात करें, मिक्सोवायरस पेरोटीडाइटिस, मिक्सोवायरस पेरोटीडाइटिस, और ये एक आरएनए वायरस है। यहीं पे हम बात करें जैसे आपका मीजल्स, आपका रूबेला, आपका मम्स, ये आपके सभी आरएनए वायरस होते हैं। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि MMR जो कोज करते हैं वो सभी एक वायरस है, और कौन से वायरस है, आरएनए वायरस है। तो आपकी जो मम्स को कोज करने वाला जो एजेंट है मिक्सोवायरस पेरोटीडाइटिस, मिक्सोवायरस पेरोटीडाइटिस। और फैमिली की बात करें तो ये मिक्सोवायरस फैमिली से रिलेटेड है। आपको बता दें ये कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, मिक्सोवायरस फैमिली से रिलेटेड है। आइए आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हो सकता है, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जो कि इन्फेक्ट करते हैं या इन्फेक्शन कॉज करते हैं मम्स का। सबसे पहले बोथ क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल केस, जैसे कि यहाँ पे क्लिनिकल से मतलब क्या है, ऐसा केस जो कि साइन एंड सिम्टम को शो कर रहा है और हमें ये पता है कि इसको मिजल्स है। मतलब हम उसके सिम्टम्स देख के, साइन एंड सिम्टम्स देख के ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को मम्स है और ये एक क्लिनिकल केस है। लेकिन अगर वो साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा हो, अगर वो साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रहा हो और अगर हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें जो मम्स का पॉजिटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी, हमें मम्स का पॉजिटिव एजेंट है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी मिलेगी, और यही आपको बताएगा कि हाँ इस पेशेंट को मम्स है, जो कि एक सब क्लिनिकल केस है, हिडन केस भी बोल सकते हो। वायरस कैन बी आइसोलेट, वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है फ्रॉम द सेलाइवा, पेशेंट के सेलाइवा से, और स्वाब से, फ्रॉम स्वाब टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एक्सटेंशन डक्ट। जो आपकी पेरोटाइड ग्लैंड होती है, जो आपकी सेलाइवरी ग्लैंड होती है पेरोटाइड ग्लैंड, इसकी एक डक्ट होती है जो कि सेलाइवा को आपकी ओरल कैविटी में लेकर आती है, उस डक्ट का नाम है एक्सटेंशन डक्ट। तो आप वायरस को सेलाइवा से आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर जो पेरोटाइड ग्लैंड की जो डक्ट होती है एक्सटेंशन डक्ट, वहां से आप स्वाब लेके उस स्वाब की सहायता से भी वायरस को कलेक्ट करके उसको आइसोलेट कर सकते हैं। वायरस आल्सो फाउंड इन ब्लड, वायरस ब्लड में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है, और ह्यूमन मिल्क और सीएसएम में वायरस पाया जाता है। आपका जो वायरस है जो मम्स कोज करता है, ये वायरस पाया जाता है कहाँ कहाँ पर, ब्लड में, यूरिन में, सीएसएफ में, ह्यूमन मिल्क में। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी देखते हैं, मतलब आपका मम्स कब ज़्यादा फैलेगा, कौन सी स्थिति में ज़्यादा फैलने की संभावना, 4 से 6 दिन पहले, 4 से 6 दिन पहले, किसके पहले, सिम्टम्स अपीयर होने के, सिम्टम्स अपीयर होने के 4 से 6 दिन पहले, और 1 वीक या उससे बाद में 7 दिन या उसके बाद तक ये फैल सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूँ सिम्टम्स की, सिम्टम्स वो भी किसके सिम्टम, आपके मम्स के सिम्टम, मम्स के सिम्टम। तो मम्स के सिम्टम अराइज होने के अराइज होने के अराइज होने के लगभग 4 से बिफोर 4 to 6 डेज, बिफोर 4 to 6 डेज, और मैं कह सकता हूँ आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक और मोर, 7 दिन या उससे ज़्यादा तक इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी रहता है। सेकेंड अटैक रेट की बात करें, सेकेंडरी बोला है, सेकेंडरी अटैक रेट इसका 86% होता है। सेकेंडरी अटैक रेट आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है।
सेकेंडरी अटैक रेट, सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है, सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में मम्स के फैलने की रेट, एक इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन, हेल्थी पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में मम्स फैलने की रेट सेकेंडरी अटैक रेट कहलाती है। मतलब दूसरों में फैलने की रेट क्या कहलाती है? सेकेंडरी अटैक रेट कहलाती है। और ये मम्स के लिए कितनी है? 86%। अगर कोई पूछे आपको सर ये चिकन पॉक्स के लिए कितनी है, सर ये आपके मीजल्स के लिए कितनी है, तो मैं बात करूँ चिकन पॉक्स की, तो ये चिकन पॉक्स के लिए है 90%, ये मीजल्स के लिए है, ये आपको याद करना है, लगभग 80%। तो ये सेकेंडरी अटैक रेट है जो कि आपके मम्स के लिए है 86%, चिकन पॉक्स के लिए 90%, मीजल्स के लिए आपका 80%। एक शब्द होता है सेकेंड अटैक रेट, एक शब्द होता है सेकेंड अटैक रेट, सेकेंड अटैक रेट, ध्यान से समझना सेकेंड अटैक रेट क्या होती है। एक व्यक्ति था, ये लो वो व्यक्ति है जो कि आपका किसका डिजीज था, इसको मम्स का डिजीज था, या इसको मम्स था। अब ये मम्स था, ये ठीक हो चुका है, अब ये हेल्थी हो चुका है, ये लो ये ठीक भी हो चुका है। अब ये अभी ठीक है और ये आपका डिजीज अवस्था में है, लेकिन क्या इसको दोबारा मम्स हो सकता है? हाँ, रेयर कंडीशन में दोबारा मम्स हो सकता है, लेकिन मैं बात करूँ अगर इसको दोबारा मम्स होता है तो बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगा, बहुत कम चांसेज है। तो इसका मतलब सेकेंड अटैक रेट का मतलब दोबारा से मम्स होने की संभावना या दोबारा से डिजीज होने की संभावना क्या कहलाती है? सेकेंड अटैक रेट कहलाती है, जो कि आपके मम्स के लिए क्या है? रेयर है। जैसे मैं बात करूं आपके चिकन पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए भी आपका क्या है? रेयर है, क्योंकि एक बार अगर चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है, अगर एक बार चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो दोबारा से चिकन पॉक्स होने की जो संभावना है बहुत कम है। अगर मैं बात करूं मीजल्स की, तो मीजल्स के लिए ये रेयर है, मतलब दोबारा से इन्फेक्शन होने की संभावना। आइए आगे देखते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली जो आपका मम्स फैलता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये आपका एक इन्फेक्टेड पर्सन है और ये खांस रहा है, छींक रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, और ये जैसे खांसता है, छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो इसके बॉडी के जो ड्रॉपलेट है, या मैं कह सकता हूँ कि मुंह से कुछ बूंदे बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन अगर किसी हेल्थी पर्सन को पास में आता है, हेल्थी पर्सन जिसकी दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, मतलब मैं कह सकता हूँ ज़्यादा नहीं, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के आसपास इसकी दूरी हो इस पेशेंट से, या इस मम्स के डिजीज का जो पेशेंट है, मम्स डिजीज का पेशेंट है, इससे जो दूरी आपको बतानी है लगभग 30 से 60 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए, 30 से 60 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो ये दूरी अगर है, और जैसे ही पेशेंट आया इसके पास में, जैसे स्नीजिंग की, ये इस पेशेंट के वॉल्यूम के प्रेशर बोल सकते हो, उससे सीधा इसके ऊपर क्या हो गई? प्रोजेक्ट हो गई, और इस पेशेंट में क्या हो सकता है? मम्स का चांस हो सकता है, मम्स फैल सकता है। इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। याद रखना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ये सब याद रखना।
एक होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, जो कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, जो कि एयरवे के द्वारा फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आना, उसे हाथ मिलाना, गले मिलना, तो उससे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है मम्स का। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछे तो आपको बताना 2 से लेके 4 वीक, 2 से लेके 4 वीक। और अगर नॉर्मली डेज के रूप में पूछे तो 14 से 18 डेज भी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो और ऑप्शन में क्या दे रखा हो, ऑप्शन में दे रखा हो 14 टू 21 डेज, अगर ऑप्शन में 14 टू 21 डेज आंसर दे रखा हो, ये भी ऑप्शन में ना हो, ये भी ऑप्शन में ना हो, अगर ये ऑप्शन में हो तो आपका आंसर क्या जाएगा, 14 टू 21 डेज। याद करिए, याद करिए, 14 टू 21 डेज ये और किसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, आपको याद रखना सर, रूबेला का। रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड भी 14 टू 21 डेज होता है। आइए आगे देखते हैं। क्लिनिकल फीचर, क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं आपके मम्स के अंदर। सबसे पहले आपका स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपकी जो पैरोटाइड ग्लैंड होती है इसमें, या तो दोनों में देखने को मिलेगा या किसी एक में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा सर, पेन देखने को मिलेगा, सर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। मुझे एक चीज बताओ, अगर इस साइड जो आपका पैरोटाइड ग्लैंड है इसमें स्वेलिंग आ रहा है, पेन हो रहा है, तो ये आपके ईयर के पास वाला हिस्सा है, तो इसके कारण आपका ईयर भी अफेक्ट हो सकता है। तो क्या आपके कान में भी दर्द होगा, आपके ईयर एक होगा, ईयर एक होगा, तो ईयर एक एट अफेक्टेड साइड, जो साइड आपकी अफेक्टेड है उस साइड आपको ईयर एक भी देखने को मिलेगा। मम्स आल्सो अफेक्ट, मम्स और किसको अफेक्ट करता है, आपके टेस्टिज को, मेल्स में टेस्टिज होते हैं, पेनक्रियाज हो गया, सीएनएस हो गया, फीमेल्स में ओवरीज हो गई, प्रोस्टेट हो गया, तो इन सब को भी आपका मम्स अफेक्ट करता है। इनमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, टेस्टिज में स्वेलिंग हो सकती है, पेनक्रियाज, आपका ओवरीज, प्रोस्टेट, इनमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो स्वेलिंग होती है वो लगभग 1 से 2 वीक में सबसाइड होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। मतलब मैं कह सकता हूँ द स्वेलिंग इन मम्स, मम्स में होने वाली स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, कम हो जाती है। सबसाइड का मतलब होता है कम होना, सबसाइड का मतलब होता है कम होना। तो द स्वेलिंग सबसाइड स्लोली ओवर 1 to 2 वीक, 1 से 2 दिन में स्वेलिंग धीरे धीरे कम हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ, टेस्टिज का जो इन्फ्लामेशन हो सकता है, ऑर्काइटिस आपको बोल के चलना, ओवरीज का ओवेराइटिस, पेनक्रियाज जो होता है उसका पेनक्रेटाइटिस, मेनिंगोस एंसेफेलाइटिस सीएनएस के लिए, थायरोइडाइटिस, थायराइटिस, न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन है, किसके कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है, ये आपके मम्स के कॉम्प्लिकेशन। एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें, अगर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आपको बताना है असेप्टिक मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताना आपको असेप्टिक मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हुआ, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। लेकिन अगर ये यहाँ पे एडल्ट शब्द और दे देता है तो आपका आंसर होगा ऑर्काइटिस मेल के लिए, ओफेराइटिस फीमेल के लिए, ओफेराइटिस फीमेल के लिए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो आपका, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट आपको पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए ऑर्काइटिस या ओफेराइटिस। प्रिवेंशन की हम बात करें, देखो सबसे पहले जो वैक्सीन दी जाती है मम्स के अंदर वो लाइव अटेन्यूएटेड मम्स वैक्सीन होती है, लाइव अटेन्यूएटेड मम्स वैक्सीन होती है। इस वैक्सीन का जो स्ट्रेन होता है वो जेरिल लीन स्ट्रेन होता है, जेरिल लीन स्ट्रेन होता है। डोज की बात करें 0.5 ml इसका डोज होता है और रूट आपको बताना है। वैसे तो अगर मैं ओनली मम्स की बात करूं, अगर मैं ओनली मम्स वैक्सीन देता हूं तो रूट आपको बताना आइए, लेकिन अगर मैं MMR देता हूं तो आपका रूट होगा सबक्यूटेनियस। याद रखना, अगर मैं मम्स की बात करूं तो आपको बताना IM, और अगर मैं MMR के साथ बात करूं तो आपको बताना है
सबक्यूटेनियस रूट। आइए एक बार हमारा मम्स का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मम्स कैसा है, एक अक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट इसकी बात करें या पॉजिटिव एजेंट को हम देखें तो मिक्सो वायरस पेरोटिडाइटिस आपको बताना है, जो कि एक आरएनए वायरस होता है। फैमिली होती है मिक्सो वायरस। देखो ये आपको एक नई बात और बता देता हूँ, एक होती है स्पीसीज, एक होता है जीनस, एक होता है फैमिली। फैमिली की बात करें, जैसे हम बात करें एक फैमिली बात कर लेते हैं, हम आपकी एक छोटी सी फैमिली की बात कर लेते हैं, या आपकी फैमिली है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इसमें जैसे आपके पापा है, ये पापा मम्मी, या ये पापा ये मम्मी और इनके बच्चे हैं, ठीक है। एक है आपके भैया और उनकी वाइफ, उनके अभी एक एक लड़का है। तो ये आपकी फैमिली हो गई। इस फैमिली का जीनस आप किसको बोल के चलेंगे, जैसे पापा मम्मी हो गए, ये आपके पापा और ये मम्मी, और आपका ये भाई और ये उसकी वाइफ, और आप भी तो हो जो कि अभी कुंवारे हो, आपकी शादी नहीं हुई है। और स्पीशीज इनके बच्चे हो गए, जैसे आप हो, यहाँ पे आप लिख लो, और ये आप हो गया, ठीक है, और ये आप इनके हो गए, ठीक है। तो ये स्पीशीज हो गई। कहने का मतलब एक फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं और एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज होती है। जैसे आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। तो ये फेल्सीफेरम जो है वो एक स्पीशीज है, और फेल्सीफेरम जो है वो एक स्पीशीज है। और प्लाज्मोडियम आपको बताना सर ये एक जीनस है, प्लाज्मोडियम एक क्या है, जीनस है। तो ये एक नई जानकारी हुई आपके लिए आज। आगे देखते हैं सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, क्लिनिकल केस, जो सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका मम्स है, वो सीधा सीधा बता रहा है कि मेरे गाल में चिक में दर्द हो रहा है, मेरे पेरोटाइड ग्लैंड में दर्द हो रहा है, मेरे कान में दर्द हो रहा है। वो सब क्लिनिकल केस, वो कुछ भी नहीं बता रहा है, उसके ब्लड में हमने टेस्ट किया, एंटीबॉडी मिली, सब क्लिनिकल केस। वायरस कैन बी आइसोलेट फ्रॉम सलाइवा, वायरस को आपके सलाइवा से आइसोलेट किया जा सकता है, या फिर एक स्वाब लीजिए और जो आपकी टेंशन डक्ट होती है पेरोटाइड ग्लैंड की, वहाँ से एक स्वाब के थ्रू आप सिक्रेशन हुआ उसको कलेक्ट कीजिए, उसका टेस्ट कीजिए, आपको वायरस देखने को मिलेगा। वायरस आल्सो फाउंड इन ब्लड में मिलेगा, यूरिन में मिलेगा, ह्यूमन मिल्क और CSF, आपका CSF में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, यानी सिम्टम्स आने के 4 से 6 दिन पहले का समय, और सिम्टम्स आने के बाद 1 वीक या उससे ज़्यादा का पीरियड आपको क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कहलाएगा। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होती है, दूसरों को होने की संभावना सेकेंडरी अटैक रेट कहलाती है। ये आपके मम्स के लिए 86% है। सेकेंड अटैक रेट, खुद में दोबारा से मम्स होने की संभावना, क्या कहलाती है आपकी, सेकेंड अटैक रेट। होस्ट फैक्टर कौन सा है, जो बच्चे 5 से 9 साल तक के एयर है, 5 से 9 साल तक के बच्चे, इसका क्या है, मेन होस्ट फैक्टर है, इसका क्या है, होस्ट फैक्टर है। और वन अटैक क्या कहलाता है, इंड्यूस करता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एक बार अटैक किया, इसका मतलब वो लाइफ लॉन्ग आपको क्या देगा, इम्यूनिटी देगा। वो अटैक क्लिनिकल भी हो सकता है और सब क्लिनिकल भी हो सकता है। मैटरनल इम्यूनिटी उस बच्चे को लगभग 6 महीने तक प्रोटेक्ट करती है। मतलब माँ से जो एंटीबॉडी मिलती है बच्चे को, मिल्क के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, वो बच्चे को लगभग 6 महीने तक प्रोटेक्ट करती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सबसे पहला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है, जो डिस्टेंस होती है वो 30 से लेकर 60 सेंटीमीटर के अंदर अंदर होती है। तो ये क्या ज़्यादा फैलता है। मेन अगर मैं आपकी बताऊँ प्रोफेशनल बुक की बात करूँ, अच्छी बुक की बात करूँ, तो वहाँ आपका 30 to 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में ना हो तो आपको बताना है 1 मीटर तक भी आप बोल के चल सकते हो। इधर देखो एक नई बात और बता देता हूँ। जैसे मान के चलो एक मम्स का पेशेंट है जो कि स्नीजिंग कर रहा है, छींक रहा है, और उसके मुंह से
क्या निकल रहा है? ड्रॉपलेट निकल रहा है। ये लो, मार्केट में ड्रॉपलेट आ गए हैं। तो सबसे अच्छी बात, इन ड्रॉपलेट्स का साइज क्या होगा? इन ड्रॉपलेट का साइज क्या होगा? क्योंकि ये कोज कर सकते हैं मम्स। क्या साइज हो कि ये कोज कर सकते हैं मम्स? क्या बॉल के जैसा होगा? क्या आपके जो छोटी छोटी आपने गोलियां देखी होगी उनके जैसा होगा? किसके समान होगा? इनका साइज बताओ। तो आपका आंसर होना चाहिए सर, इनका साइज हो सकता है 5 माइक्रोमीटर या इससे कम। 5 माइक्रोमीटर या इससे कम। तो ये फैला सकते हैं क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मैं नई बात बताता हूं आपको आज फिर से। देखो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। देखो एक बार, आपको पता है मीजल्स के पेशेंट ने क्या क्या स्नीजिंग किया है, और ये ड्रॉपलेट्स है। ये ड्रॉपलेट जो साइज में है वो 5 माइक्रोमीटर और लेस। यहाँ में माइक्रो, इसका मतलब होता है माइक्रो का 10 की घात -6 मीटर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 10 की घात -6 मीटर। तो 5 माइक्रोमीटर या इससे कम इन ड्रॉपलेट का क्या होगा? साइज होगा, जो कि कोज करेगा क्या? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो आपकी जो नोज है इससे फिल्टर नहीं हो पाएगा और कोज नहीं कर पाएगा मम्स। और डिस्टेंस की मैं बात करूँ, ऑथेंटिक बुक की मैं बात करूँ, तो ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है 30 to 60 सेंटीमीटर। इसके अंदर अंदर डिस्टेंस होनी चाहिए इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के बीच की दूरी। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको 1 मीटर करना है। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपको 1 मीटर करना है। और एक हो, अब सर ये दूरी ही क्यों, इससे ज़्यादा क्यों नहीं? इसका कारण ये है क्योंकि ये जो आपकी ड्रॉपलेट है, ये जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी दूर जाकर इन पे ग्रेविटी फोर्स लगता है, और ये नीचे की तरफ आने लग जाती है ग्रेविटी फोर्स के कारण। और ग्रेविटी फोर्स के कारण अगर ये नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा? ये ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं हो पाएगी। आगे देखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से लेकर 4 वीक आपको बताना है। आप कह भी सकते हो अगर ऑप्शन में ये ना हो तो आपके 14 to 28 डेज। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो 14 to 18 डेज। अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो आप करेक्ट करना है 14 to 21 डेज। क्लिनिकल फीचर क्या क्या होते हैं? पेन होगा, स्वेलिंग होगी, कहाँ पे? या तो एक पेरोटाइड ग्लैंड में हो सकता है या दोनों में हो सकता है। आपके पेरोटाइड ग्लैंड ईयर के पास में तो ईयर एक भी देखने को मिलेगा, कान में दर्द भी देखने को मिलेगा। बम्स और किस किस को अफेक्ट करता है? टेस्टिस को अफेक्ट करता है, पेनक्रियाज को अफेक्ट करता है, सीएनएस हो गया, ओवरीज हो गई, प्रोस्टेट हो गई, इनको अफेक्ट करता है और इनमें स्वेलिंग को कॉज करता है। ये स्वेलिंग सबसाइड हो जाती है, कम हो जाती है धीरे धीरे 1 से 2 वीक में। जो आपकी स्वेलिंग है वो सबसाइड हो जाती है, कम हो जाती है लगभग 1 से 2 वीक में। कॉम्प्लिकेशन सबसे बात करें, ऑर्काइटिस, ओवेराइटिस, पेनक्रेटाइटिस, मेनिंगो एंसेफेलाइटिस, थायरोइडाइटिस, न्यूराइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस। अगर आपको कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, सॉरी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, तो आपको बताना है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स असेप्टिक मेनिंजाइटिस, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। और अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन एडल्ट, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑर्काइटिस या ओवेराइटिस या उफेराइटिस। देखिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, अगर एडल्ट बोलता है तो ऑर्काइटिस या उफेराइटिस। प्रिवेंशन की बात करें, जो मम्स का वैक्सीन होता है वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। इसका जो स्ट्रेन होता है वो जेरिल लीन इसका स्ट्रेन होता है। डोज आपको बताना 0.5 ml और रूट आपको बताना इंट्रामस्कुलर। लेकिन अगर एमएमआर के साथ अगर हम मम्स को देते हैं तो रूट होता है सबक्यूटेनियस।
तो इस प्रकार आज का हमारा मम्स टॉपिक समाप्त हुआ। आप इसका रिवाइज करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।